विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2024। कोर्स का शीर्षक पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत भाग 1। उपशीर्षक विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य दृष्टि। विचार बिंदु हैं उत्कंठ भावनाएं, सहजता, संवेदनशीलता, सत्य की प्रधानता, पूर्वाग्रह का त्याग। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम चर्चा करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य दृष्टि पर। इस पर बात करने से पहले संक्षेप में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर समय की बात की जाए तो इनका समय 1770 से सन 1850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके साथ एक दुखद घटना हुई कि बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका का रुख किया। वहीं पर अध्ययन करते हुए इनके मन में क्रांतिकारी विचारों का जन्म होता है। इसके बाद इन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड की यात्रा की। उसके तुरंत बाद इनके मन में सामाजिक न्याय के लिए एक आग लग चुकी थी। सबसे पहले इनका जो काव्य सृजन है वो प्रकृति किससे संबंधित है। सबसे पहले यही वजह है कि ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 20 वर्ष से ही काव्य सृजन शुरू किया। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात की जाए तो वह है डिस्क्रिप्ट, स्केच, इवनिंग वॉक, बैलेट्स। इसकी भूमिका में अपनी मान्यताएं स्थापित की। इनको स्वच्छंदतावादी युग प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य संबंधी दृष्टि क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ अरस्तु के विचारों का विरोध करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि कथानक और स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है कविता के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि भावना ही कार्य एवं स्थिति को महत्वपूर्ण बनाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सामान्य सत्य को स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत एवं स्थानीय सत्य को नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ सामान्य सत्य के विषय में कहते हैं कि सामान्य सत्य ही काव्य का मूल विषय है। उन्होंने कहा था कि सामान्य जीवन की घटनाओं एवं सहज विषयों के चयन पर सबसे अधिक कवि को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण एवं साधारण जीवन के चित्रण को इन्होंने काव्य में आवश्यक माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कविता में कल्पना के स्थान पर भावना को भी महत्व दिया जाना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ एक काव्य के विषय में कहते हैं कि उत्तम कविता उत्कंठ भावनाओं का सहजोद्रेक है। इसकी उत्पत्ति शांति में संचित अनुभूतियों से होती है। इसको इंग्लिश में इन्होंने इस प्रकार लिखा, ए गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता सहज होनी चाहिए, लेकिन कविता में लापरवाही एवं विचारहीनता कतई स्वीकार नहीं है। श्रेष्ठ कवि के विषय में इनका मानना है कि कवि मानवीय मनोभावों के अनुरूप ही सोचता है और अनुभव करता है। इसीलिए अन्य मनोभावों के विषय में उसकी जो भाषा है वो अलग नहीं हो सकती। अर्थात कवि कवियों के लिए नहीं लिखते, जनसाधारण के लिए लिखते हैं। ये ठीक इसी तरह से है, कला कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कवि को अपना और अपनी रचना का भविष्य सुरक्षित रखना है तो उसे जन भाषा में ही काव्य रचना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो कविता की भाषा है वह जन भाषा ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई भाषा उन्हें स्वीकार नहीं है। प्रकृति के विषय में कहते हैं कि कविता पर प्रकृति का प्रभाव भी पड़ता है। प्रकृति का रम्य वातावरण भी कवि की भावनाओं को तीव्र करने में सहायक होता है, क्योंकि कवि की भावनाएं ही मानस को द्रवित करने में सहायक होती हैं। यही क्षण उसके जीवन का सबसे चरम क्षण होता है। ऐसे समय पाठक को वही अनुभूति कराता है जिसे वह स्वयं अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है, जो कवि अनुभव करता है, जो कवि के जीवन की सच्चाई है, वही उसकी कविता के माध्यम से पाठक के सामने भी आनी चाहिए। तभी वह कविता सुंदर होती है और समर्थ भी होती है।
विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य तभी उपयोगी हो सकता है जब वह पाठकों के हृदय में सद्भाव उत्पन्न करे और उनका ज्ञानवर्धन करे। यानी ऐसी कविता जो पाठक के हृदय में सद्भाव उत्पन्न न करे और उसका ज्ञानवर्धन न करे, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ अस्वीकार करते हैं। ये ऐसे समझिए, पाठकों का मानसिक एवं नैतिक विकास करे, अर्थात काव्य का प्रभाव ऐसा हो कि उसे पढ़कर पाठक समस्त जनमानस, पशु पक्षी एवं जड़ प्रकृति आदि के प्रति संवेदनशील हो सके। हो भी क्यों न, विलियम वर्ड्सवर्थ की यह बात बिल्कुल सच है कि अगर संवेदनशीलता का गुण नहीं है तो वह कविता दूसरे पर प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। काव्य का कार्य असत्य भावना, पूर्वाग्रह, द्वेष, घृणा एवं अनेक दुर्भावनाओं को दूर करना है। ये कहते हैं कि कविता के द्वारा इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। कविता में अनावश्यक क्रोध, तर्कहीन विचार, बेतुकी ट्रेजेडी, अनावश्यक व्यंग आदि का भी इन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया है। इसको भी नहीं स्वीकार करते कि अनावश्यक क्रोध और अनावश्यक व्यंग होना चाहिए। कविता में नैतिकता और आनंद दोनों ही उसके लिए बहुत आवश्यक हैं। प्रत्येक महान कवि एक अध्यापक होता है जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसको इंग्लिश में ऐसे समझें, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर टू गिव इमीडिएट प्लेजर। कवि का ज्ञान हमें हमारे अस्तित्व का बोध कराता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने समय के 18वीं शताब्दी की कविता को अस्वाभाविक भावपक्ष एवं कला पक्ष का विरोध किया, क्योंकि उस समय की जो कविता थी वो अस्वाभाविक थी। उसे कविता में अनावश्यक रूप से ठूसी गई दंत कथाएं एवं व्याकरण के नियम, रसछंद, अलंकार इत्यादि भी पसंद नहीं थे। सच्चाई तो यही है कि कवि के पीछे भाषा और व्याकरण चले, कवि उसके पीछे न चले। उसे काव्य में स्वाभाविकता पसंद थी, प्रत्येक स्तर पर भावपक्ष हो या कला पक्ष, अर्थात व्याकरण कवि के पीछे ही चले। वही बात जो अभी कही थी। उनका मानना था कि यदि सहज एवं सरल ग्रामीण जीवन से विषय चुने जाएंगे तो भाषा स्वयं सरल हो जाएगी। कविता की भाषा भी जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। कविता में अभिव्यक्ति सरल एवं आडंबरहीन होनी चाहिए, यानी अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की बनावट या कल्पना की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। कविता के लिए छंद, रस, अलंकार, गुण इत्यादि अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होने चाहिए। यानी अगर कहीं आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तब भी ठीक है। वह मूल रूप से कवि थे, इसलिए वह उनके विषय में काव्यशास्त्री अगर कहें तो यह अनुचित ही होगा। वह कविता को जन सामान्य के व्यापक धरातल पर लाना चाहते थे। यानी अगर कविता जन सामान्य की पक्षधर नहीं है तो उसको कविता नहीं मानते थे। वह एक स्वच्छंदता वाली आलोचक भी थे। कोई आलोचना ग्रंथ तो विशेष रूप से नहीं बताते हैं इनके विषय में, लेकिन काव्यालोचन संबंधी विचार उनके लिरिकल बैलेट्स के द्वितीय संस्करण की भूमिका में बताते हैं, मिल जाते हैं। इनके काव्य में स्वच्छंदतावादी सभी विषयताएं देखने को मिलती हैं। इन्होंने प्रकृति एवं मानव को सदैव मानवतावादी दृष्टि से देखा, यानी प्रकृति हो या मानव, दोनों को ही इनका जो देखने का जो एक नज़रिया था, एक जो दृष्टि थी, वो मानवतावादी थी। और सच्चाई यही है कि जिस कविता में मानवीय पक्ष कमजोर होता है वह कविता व्यक्ति, समाज और देश के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिए, और उसका प्रभाव भी उतना नहीं पड़ता है। इस समय साहित्यालोचन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ रही थी। लोगों में यह भी जिज्ञासा थी कि साहित्य का उद्भव कौन सी परिस्थितियों में हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता के विषय में एक बात और कही है कि कविता जो है मानव और प्रकृति का एक दूसरा रूप होती है,
अंग्रेजी में कहा है उन्होंने कि पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। यह मानव भी अभिजात्यवादी साहित्य का ओजस्वी अतिमानव नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर जो ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, अपने सुख दुख सहता है, वह मनुष्य है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविता का लक्ष्य मानव जीवन की घटनाओं तथा स्थितियों को मानते हैं। कवि को बिना शोर शराबा मचाए इन सारी घटनाओं को हमारी प्रकृति के प्राथमिक नियमों की तलाश करनी चाहिए। इनमें उसे कल्पना के इस प्रकार के रंग भरने चाहिए कि सामान्य वस्तुएं भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और उन्होंने कहा था कि कविता की विषय वस्तु के विषय में कहते हैं कि जो सामान्य ग्रामीण जीवन के चुनाव के पक्ष में वो तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि शहर की जटिलताओं से दूर सरल ग्रामीण जीवन में मनुष्य की सारभूत भावनाओं को परिपक्वता के लिए बेहतर ज़मीन मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध बहुत कम दिखाई देते हैं, यानी वहाँ पर नियम कानून बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ग्रामीण जनजीवन अपेक्षाकृत सीधे सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि जो भाषा है कविता की, अगर कविता ग्रामीण परिवेश की है तो भाषा भी उसी परिवेश की होनी चाहिए। अतः उनके चित्रण में भाषा की सहजता स्पष्ट रूप से झलकती है। ग्रामीण परिवेश में हमारी जो अनुभूतियाँ होती हैं बहुत सहज होती हैं, उनमें कोई बनावट नहीं होती। उनसे ही ग्रामीण जीवन के आचार विचार सभ्यता संस्कृति उन्हीं का निर्माण होता है। ग्रामीण परिवेश में ऐसे उनमें अधिक आसानी से समझा जा सकता है। ग्रामीण जीवन में मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं वो प्रकृति के सुंदर एवं स्थायी रूपों में समाहित होती हैं, और ऐसा परिवेश जीवन पर अधिक सही विचार किया जा सकता है। वर्ड्सवर्थ ऐसा हुआ क्यों? इसका एक मुख्य कारण है कि जो कवि जिस परिवेश में जन्म लेता है उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। जैसे हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति, उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं वो प्रकृति प्रेम की थी और बाद में फिर वो मानवीय प्रेम पर आ गए। इसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जीवन है, उनका जो जन्म है वो प्राकृतिक परिवेश में हुआ। अपने एक लंबे जीवन का जो अधिकतर उन्होंने जो जीवन जिया वह भी प्राकृतिक परिवेश में ही गुजारा। अपने जीवन के कठिन एवं हताश भरे क्षणों में भी उन्हें उसी परिवेश में सबसे अधिक लगाव मिला, स्वाभाविक शांति मिली। इसीलिए प्रकृति के साथ सानिध्य में उन्हें आनंद उनकी कविता में झलकता है। ग्रामीण में भी उन्होंने मानव की उस सहज गरिमा के दर्शन किए जो धन वैभव सामाजिक और उच्चता आदि के अहंकार से उत्पन्न नहीं थी। यहाँ सभी व्यक्ति समान थे। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के आदर्शों से अनुप्राणित वर्ड्सवर्थ के मन पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, इन तीनों की गहरी छाप पड़ी। इसका अर्थ यह हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह एक समतामूलक समाज के निर्माण करने का एक सपना देखते हैं। विषय तथा भाषा की सहजता वर्ड्सवर्थ को इसीलिए भी महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि वह समकालीन समाज में साहित्य के पतनशील रूप का विकल्प देती थी। उस समय सबसे अधिक जनसंख्या शहरों में एकत्रित हो जाती रही, जहाँ के जीवन की एकरसता को तोड़ने के लिए लोगों को भड़कीली, असाधारण तथा उत्तेजक घटनाओं की तलाश रहती थी। उस समय का साहित्य और रंगमंच उन्हें एक अस्वस्थ, मर्यादाहीन और उत्तेजना देकर उनकी रुचियों को इस तरह से भ्रष्ट कर रहा था। शेक्सपियर और मिल्टन जैसे साहित्यकारों की कृतियां उपेक्षित होने लगी थीं। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार ऐसे में सहज एवं सुरुचिपूर्ण रचनाओं के माध्यम से कवि पाठकों को आकर्षित कर सकता है और जनरुचि को सुधारने का प्रयास कर सकता है। बात भी सही है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब समाज में विपरीत परिस्थितियां जन्म लेती हैं
तो कुछ न कुछ ऐसे साहित्यकार, ऐसे दार्शनिक, ऐसे विद्वान पैदा होते हैं जो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए अपने अपने तरीके से मार्ग सुझाते हैं। अब इनकी काव्य भाषा के विषय में कहते हैं कि काव्य भाषा जो है, उनके नए नए प्रयोगों का एक प्रयोजन यह भी देखा गया कि समाज के मध्य और निम्न वर्ग की बोलचाल की जो भाषा काव्यानंद के माध्यम के रूप में कहाँ तक सफल हो सकती है। स्वयं अपनी कविताओं के विषय में वो कहते हैं कि वहाँ विशिष्ट भाषा का शब्द योजन, पोएटिक डिक्शन नाम का एक नाम मात्र ही प्रयोग मिलता है। वे मानते हैं कि कवि कवियों के लिए नहीं लिखते, आम आदमियों के लिए लिखता है, इसीलिए उसे तथाकथित ऊंचाई से उतार कर उनके साथ उन्हीं की भाषा में सहानुभूति स्थापित करनी चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति निरंतर उन चीज़ों के संपर्क में रहते हैं जो भाषा को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार निरंतर अनुभवों एवं नियमित भावनाओं से उपजी भाषा उस भाषा से अधिक स्थायी और कहीं कहीं थोड़ी सी असहज भी हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अमूर्त विचारों के मानवीकरण के माध्यम से कविता की जो शैली है उसको गद्य से ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन विलियर्स न यह युक्ति अपनाते हैं और न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। वे आम ग्रामीण की बोलचाल का हिस्सा नहीं हो सकते। अलंकार उनकी कविता में वहीं आते हैं जहां आम आदमी भी भावावेग में आकर उनका प्रयोग कर बैठता है। वर्ड्सवर्थ, अभी पहले भी कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलंकार विधान शैली जितना प्रयास किया जाता है उसका उतना ही प्रयास उन्होंने इससे बचकर अपनी कविता का आम बोलचाल की भाषा में किया। विलियम वर्ड्सवर्थ इस बात को बड़े जोर देकर कहते हैं कि वे सदा काव्य के विषय को अपनी दृष्टि से रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी कविता में असत्य वर्णनों की जो गुंजाइश है वह बहुत कम है या ना के बराबर आप कह सकते हैं। इससे उन्हें एक लाभ भी हुआ। कविता में पीढ़ियों से एक बहुत लंबी परंपरा चली आ रही थी कि अलंकार का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग, इस तरह से उन्होंने इसको बचाया। वे मानते हैं कि इनमें से कुछ प्रयोग को सटीक और सुंदर हैं, लेकिन कुछ घटिया भी और मूर्खतापूर्ण ढंग के भी हो सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ सदा कविता में विचार की गरिमा और उसके बहन के लिए उपयुक्त भाषा के पक्षधर रहे। उन्होंने उससे भी अधिक बल उनके आलंकारिक भाषा के बहिष्कार पर दिया। वे जानते हैं कि सादगी के नाम पर कई कवि भाषा में निरर्थक विचार ठूंसने लगते हैं। काव्य भाषा के संबंध में उनकी सबसे अधिक क्रांतिकारी तथा विवादास्पद मान्यता रही है कि पद्य एवं गद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं होता, न हो सकता है। उदाहरण देते हुए समझा गया कि श्रेष्ठ कवियों के सबसे रोचक हिस्सों की भाषा सुलिखित गद्य की भाषा के समान होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का सवाल है कि हम जब कविता और चित्रकला के बीच साम्य का संधान करते हुए उन्हें बहने मान लेते हैं तो गद्य और पद्य के बीच तो और भी कम अंतर है। दोनों के स्रोत, दोनों के माध्यम, दोनों की आधार सामग्री एक ही है। यदि यह माना जाए कि तुक और छंद गद्य पद्य से अलग करते हैं तो विलियम वर्ड्स कहते हैं कि कविता की विशिष्टता उसकी भाषा होती है। आम बोलचाल की भाषा में कवि सुरुचिपूर्ण और संवेदनापूर्वक हिस्सों को चुनकर कविता में प्रस्तुत करता है। सीधे सीधे काव्य भाषा से नहीं, किंतु एक बात तो स्पष्ट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य में छंद की उपयोगिता क्या है। वो कहते हैं कि पोएटिक डिक्शन की अवधारणा के खिलाफ हैं, क्योंकि वह यादृच्छिक है और कवि की यह सनक या भावावेग पर निर्भर होती है। इसके विपरीत छंद के कुछ बंधे बंधाए नियम होते हैं जिन पर मनमानी नहीं चल सकती। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लगाते हैं कि कविता में व्यक्त भाव कुछ भी हो, छंद अपने नियम से चलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं में साहित्य और समाज के बदलते युग की अनुगूंज थी और उन्हें उपयुक्त महत्व भी मिला। फिर भी इनमें से कहीं कहीं विरोधाभास देखा गया
और उनके भाषा संबंधी विचारों पर बार बार चर्चा हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ लगातार निम्न वर्गीय ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वयं भी इसका प्रयोग करने का पूरा दावा करते हैं, लेकिन पूरे लेख में स्थान स्थान पर वे इस भाषा के सामान्य रूप से प्रयोग के स्थान पर विशेष रूपों के प्रयोग की बात भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कई बार मनुष्यों की वास्तविक भाषा की बात करने के बावजूद एक जगह ऐसा निर्देश छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि तीव्र अनुभूति की अवस्था में मनुष्यों की वास्तविक भाषा, निश्चय ही मनुष्य तीव्र अनुभूति की अवस्था में वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करते जैसी भाषा प्रतिदिन के व्यवहार में की जाती है। कवि के लिए कविता प्रबल मनोभावों का सहज प्रवाह है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जन सामान्य की वास्तविक भाषा में शब्दों की अभिव्यक्ति का चुनाव करके उस भाषा को सामान्य भाषा से ऊपर उठा देता है। यह नहीं समझते कि इस प्रकार विशिष्ट होकर वह भाषा फिर सामान्य कैसे हो जाती है। आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया है कि विशिष्ट काव्य भाषा का विरोध करते हुए वर्ड्सवर्थ की भाषा विशिष्ट काव्य भाषा बन गई। वर्ड्सवर्थ के मित्र तथा लिरिकल बैलेट्स में उनके सहयोगी कॉलरिज भी उनके विवेचन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। अपने युग की धारा के अनुसार वे इस बात से तो सहमत थे कि पिछले दौर की रूढ़ काव्य भाषा में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधरी हुई भाषा के स्रोत तथा रूप के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों की उन्होंने अपने ग्रंथ बायोग्राफिक लिटरेरिया, जो सन 1817 में प्रकाशित हुआ, उसमें कई स्थानों पर इस प्रकार की असहमति दर्ज की है। कॉलरिज ने कहा कि छंदबद्ध रचना की भाषा को गद्य की भाषा से समान नहीं समझना चाहिए और छंदबद्ध रचना और गद्य रचना में भी शब्दों का क्रम और संयोजन भिन्न होता है, अतः दोनों की भाषा को एक ही नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि कॉलरिज की आलोचना वर्ड्सवर्थ द्वारा स्पष्ट की गई बातों पर नहीं बल्कि उनके अनुमानित आशयों पर आधारित है, किंतु जहाँ वर्ड्सवर्थ का आशय बिल्कुल स्पष्ट है वहाँ भी कॉलरिज ने बहुत सारी असहमतियाँ दर्ज की हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने माना कि काव्य भाषा में ऐसी शब्दावली का प्रयोग उचित है जिसे सामान्य जन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। सामान्य ग्रामीण भाषा में अनगढ़ और भदेशपन को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इससे इतर उनकी जो भावनाएं होती हैं वो उनकी ही भाषा में सुरक्षित रहती हैं। वर्ड्सवर्थ मनुष्यों की वास्तविक भाषा की बात करते हैं। कॉलरिज को वास्तविक शब्द पर इस आधार पर आपत्ति है कि एक समाज या समूह की वास्तविक भाषा का निर्णय करना कठिन है, जबकि एक व्यक्ति की भाषा स्थिति, समय, जानकारी आदि बदलती रहती है।